नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले भीषण ठंड का कहर जारी है। देश में आर्कटिक तूफान चल रहा है। ऐसे में तापमान में अब तक की सबसे ज्यादा गिरावट की आशंका जताई जा रही है। इस बीच ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। लगभग 40 साल बाद अमेरिका में ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो ट्रंप के शपथ ग्रहण में तूफान ने लगाया अड़ंगा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी। इजरायली कैबिनेट ने युद्ध विराम समझौते को दी मंजूरी, 8 मंत्रियों ने जताया विरोध। बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल करने की साजिश पर शेख हसीना का बड़ा खुलासा। और चलते चलते में देखेंगे ट्रूडो के इस्तीफे के बाद क्या एक भारतीय मूल का नेता बनेगा कनाडा का पीएम। तो अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण की तैयारियां जारी हैं। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। रिपोर्ट्स ने इस शपथ ग्रहण समारोह को इतिहास के सबसे ठंडे शपथ ग्रहण समारोहों में से एक बताया है और इसी को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि सोमवार यानी 20 जनवरी को होने वाला उनका शपथ ग्रहण समारोह ठंड की वजह से बाहर होने की बजाय अमेरिकन कैपिटल के अंदर होगा। इसे लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि वॉशिंगटन डीसी के लिए मौसम पूर्वानुमान तापमान को रिकॉर्ड निचले स्तर पर ले जा सकता है। देश में आर्कटिक तूफान चल रहा है और मैं नहीं चाहता कि इससे लोग प्रभावित हो, इसलिए मैंने प्रेयर और अन्य भाषणों के अलावा इनॉग्रेशन स्पीच भी यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल में देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने उस वक्त का भी जिक्र किया जब ठंड की वजह से शपथ ग्रहण समारोह को अंदर आयोजित किया गया था और वो था 1985 में पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का दूसरा शपथ ग्रहण समारोह। ट्रंप ने कहा कि समर्थक कैपिटल वन एरिना के अंदर स्क्रीन पर उनके शपथ ग्रहण समारोह को देख सकते हैं। कैपिटल वन एरिना वॉशिंगटन शहर में स्थित एक खेल स्थल है जिसमें 20,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। इस बीच जानकारी ये भी मिली है कि अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगी। अमेरिकी इतिहास में बीते 150 सालों में ये पहला मौका है जब पूर्व राष्ट्रपति और उनके पति या पत्नी इस समारोह में भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि मिशेल ओबामा शपथ ग्रहण समारोह में क्यों शामिल नहीं हो रही हैं, इसे लेकर उनके कार्यालय ने कोई विशेष स्पष्टीकरण नहीं दिया है। वहीं शपथ ग्रहण की खबर के साथ साथ खबर ये भी सामने आ रही है कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने को लेकर इमिग्रेंट्स ने खुद ही अमेरिका को छोड़ना शुरू कर दिया है। चूंकि ट्रंप ने अमेरिका में अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त कार्रवाई शुरू करने की चेतावनियां दी हैं, ऐसे में कई माइग्रेंट्स डरे हुए हैं। यानी अमेरिका में मास डिपोटेशन से पहले कुछ लोग सेल्फ डिपोटेशन अपना रहे हैं और अवैध प्रवासियों से संबंधित मामलों को देखने के लिए ट्रंप ने अमेरिकी सीमाओं के प्रभारी के तौर पर टॉम होमन को चुना है। टॉम होमन भी अवैध प्रवासियों को लेकर अपने सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं। वो पहले ही एक बयान में जता चुके हैं कि अवैध प्रवासियों को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। माना जा रहा है कि ट्रंप अमेरिका की गद्दी पर बैठते ही मास डिपोटेशन प्लान को तेजी से अमल में लाने के लिए ऑफिशियल ऑर्डर जारी करेंगे और ऐसे में जो लोग अवैध रूप से अमेरिका में आए हैं और लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं, वो डर और आशंकाओं के बीच जीने को मजबूर हैं। उनमें से कईयों को अपना सब कुछ खोने का डर सता रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजराइल हमास के बीच युद्ध विराम समझौते की। तो मिडिल ईस्ट में फिलहाल जंग थमती दिखाई दे रही है। हमास ने इजराइल के साथ युद्ध विराम के समझौते को पहले ही मंजूरी दे दी थी और अब इजराइल की तरफ से भी इस पर सहमति जताई गई है। 7 घंटे से ज्यादा देर तक चली बहस के बाद नेतन्याहू की कैबिनेट इस फैसले पर पहुंची है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बैठक के दौरान कैबिनेट को बताया कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को पूरा समर्थन दिया है कि अगर हमास दूसरे चरण से पहले समझौते का उल्लंघन करता है तो इजराइल युद्ध शुरू कर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को हथियारों की खेप सप्लाई पर जो रोक लगाई थी, ट्रंप ने भरोसा दिलाया है कि वो इसे हटा देंगे। हालांकि इस बैठक में सरकार के 24 मंत्री इस समझौते के पक्ष में थे, जबकि उनकी कैबिनेट के 8 मंत्रियों ने इसके खिलाफ वोटिंग की है। यानी नेतन्याहू की कैबिनेट में इस समझौते को लेकर खींचतान बढ़ गई है। आपको बता दें कि कैबिनेट की इस बैठक से पहले इजराइल की सुरक्षा कैबिनेट में इस समझौते पर चर्चा की गई। इस दौरान सुरक्षा कैबिनेट में शामिल राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्विर और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोत्रिच ने सौदे के खिलाफ मतदान किया। इसके साथ ही दोनों नेताओं ने युद्ध विराम समझौते को मंजूरी मिलने पर सरकार छोड़ने तक की धमकी दे दी है। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समझौते का ऐलान किया है, जिसके बाद हमास के साथ इजराइल की जंग रुकने के आसार दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस समझौते से नेतन्याहू की अपनी कैबिनेट में फूट के आसार दिखाई दे रहे हैं और मंत्रियों के तेवर बगावती नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है, नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
आपको बता दें कि कतर में दोनों पक्षों की बैठक के बाद इस समझौते पर मुहर लगाई गई है। रविवार यानी 19 जनवरी से ये लागू भी हो जाएगा। इस समझौते के तहत फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना है। समझौते के पहले चरण में 19 जनवरी को गजा में बंद 3 इजरायली महिलाओं और 95 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बड़े दावे की। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ा खुलासा किया है। शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि सत्ता से बेदखल होते ही उनकी और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना की जान लेने की साजिश रची गई थी। दरअसल बांग्लादेश अवामी लीग के फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए एक ऑडियो मैसेज में हसीना ने कहा कि रेहाना और मैं बच गए, सिर्फ 20-25 मिनट के अंतर से हमारी जान बच पाई। 5 अगस्त 2024 को जीवित बचना अल्लाह की इच्छा है, अल्लाह का हाथ ही होगा। अगर अल्लाह की इच्छा ना होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं बची होती। उन्होंने आगे कहा कि आपने बाद में देखा कि कैसे मेरी जान लेने की योजना बनाई गई थी। हालांकि अल्लाह की दया है कि मैं अभी भी जिंदा हूं, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि मैं कुछ और करूं। हालांकि मैं पीड़ित हूं, मैं अपने देश के बिना हूं, मेरे घर के बिना हूं, सब कुछ खाक कर दिया गया है। दरअसल पिछले साल सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन ने देश भर में उग्र रूप ले लिया था। इसके बाद शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भारत आना पड़ा और इस दौरान 600 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और तब से ही बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते लगातार बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की यूनूस सरकार हिंदुस्तान को अपना दुश्मन मानने लगी है और यही वजह है कि अब बांग्लादेश की दोस्ती चीन से बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं चीन अपनी पैठ बढ़ाने की तैयारी में जुटा हुआ है। चीन ने कहा कि वो बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए तैयार है। चीन का यह बयान उस वक्त पर आया है जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन आगामी 20 से 24 जनवरी तक चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन बांग्लादेश के साथ अलग अलग स्तर पर बातचीत को मजबूत करने, उच्च गुणवत्ता वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अन्य क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग को गहरा करने व चीन बांग्लादेश व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी को आगे बढ़ाने को तैयार है। जबकि हिंदुस्तान बीआरआई का विरोध कर रहा है और अगर बांग्लादेश इसका समर्थन करता है तो ये हिंदुस्तान के खिलाफ होगा। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में दोनों देशों में टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है। और अब चलते चलते में देखेंगे ट्रूडो के इस्तीफे के बाद क्या एक भारतीय मूल का नेता बनेगा कनाडा का पीएम। तो कनाडा में लंबे विरोध के बाद जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अब कनाडा की कमान किसके हाथों में जाएगी। सत्ता में इस बदलाव के बाद हिंदुस्तान समेत अन्य देशों के साथ कनाडा के रिश्तों में क्या बदलाव आएगा, इस सब पर तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल कनाडा में पीएम पद की रेस शुरू हो गई है। हिंदुस्तानी मूल के सांसद चंद्रा आर्या ने प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। चंद्रा आर्य मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं। उन्होंने नामांकन के बाद कन्नड़ भाषा में ही सदन को संबोधित किया, जिससे उनका मातृभाषा का प्रेम साफ उजागर होता है। फिलहाल वो कनाडा के नेपियन से सांसद हैं और कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं। चंद्रा आर्य को खालिस्तानियों का कट्टर विरोधी माना जाता है, जिसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर वो कनाडा के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो कनाडा की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखा जा सकता है और हिंदुस्तान के साथ कनाडा के रिश्तों में जो कड़वाहट आई है उसके भी दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच कनाडा की पूर्व उप प्रधानमंत्री रही क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने भी पार्टी प्रमुख और सरकार की प्रमुख बनने के लिए चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्रिस्टिया फ्रीलैंड की इस घोषणा के बाद जस्टिन ट्रूडो के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। जबकि क्रिस्टिया फ्रीलैंड को ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है जिन्होंने महंगाई और जनता को हो रही अन्य परेशानियों को देखते हुए दिसंबर में अचानक ही उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब उनके चुनाव लड़ने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल कनाडा का अगला पीएम कौन होगा, 9 मार्च को इसका फैसला हो जाएगा। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।